नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सब लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो रक्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रक्त क्या है। उसके बाद में हम हृदय पढ़ेंगे, एक तरह से परिसंचरण को पढ़ेंगे हम लोग पूरे को, जो अक्सर एग्जामों में काम कहीं ना कहीं आता रहता है और आपके जीवन में भी काम आएगा आपके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है मित्रों, रक्त है। कि रक्त क्या है, रक्त क्या है मित्रों। रक्त को आप लोग देखोगे तो मित्रों रक्त है क्या, रक्त क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रक्त को जब आप लोग जानोगे तो रक्त क्या है, तो रक्त का यदि एक स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग कितना रक्त होता है मित्रों, तो 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग कितना रक्त होगा मित्रों, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। उसके शरीर के वजन का, कुल उसके शरीर के वजन का कितना % रक्त होता है, तो 7% होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों ये तो, कि किसी व्यक्ति में उसके कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो कितना होता है, 7% रक्त होता है। कुल शरीर के वजन का कितना होता है, 7%। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है मित्रों, रक्त पाया जाता है। रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है मित्रों, हेमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है मित्रों। ध्यान रखना, कई जगह लोग सीरोलॉजी बता देते हैं। सीरोलॉजी एक अलग चीज़ है, वो सीरम है, सीरम एक अलग चीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है मित्रों। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त एक व्यक्ति में कितना होगा लगभग, तो 5 से 6 लीटर होगा रक्त। कुल वजन का कितना % होता है, तो 7% उस व्यक्ति में रक्त पाया जाना चाहिए मित्रों। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा आपके, हेमेटोलॉजी कहलाता है। यदि रक्त की पीएच पर बात की जाए तो लगभग कितनी होती है, 7.3 से 7.4 होती है। आप कह सकते हो हल्का क्षारीय होता है। रक्त की पीएच कितनी होती है, तो लगभग कितनी होगी आपकी, 7.3 से 7.4 के करीब होती है। मतलब आप लोग कह सकते हो कि हल्का क्या होता है, क्षारीय रक्त होता है। तो 7.3 से 7.4 होती है। रक्त एक क्या है, रक्त एक कोलाइडी विलयन है। रक्त एक क्या है मित्रों, कोलाइडी विलयन है जो रक्त है वो। तो रक्त एक क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। और रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक किस प्रकार का विलयन है, तो आंसर होगा कोलाइडी विलयन। और रक्त एक क्या है, तो संयोजी ऊतक है। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। एक साधारण सा तरीका आपको बता देता हूँ। जब फिल्टर से इनको छाना जाए तो पूर्णतः ना छने, कुछ भाग बच जाए, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। पर एक सिंपल तरीका है समझने का, जो नॉन साइंस स्टूडेंट भी समझ सकता है। संयोजी ऊतक, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को जोड़ता है, वो संयोजी ऊतक है आपके। तो रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है आपके। तो रक्त एक संयोजी ऊतक तो होता है, रक्त एक कोलाइडी विलयन है। पीएच 7.3 से 7.4 हो गई। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। और स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग कितना होगा, तो 5 से 6 लीटर मित्रों क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। तो रक्त 5 से 6 लीटर होता है। इसका मतलब यदि कहा जाए रक्त की पीएच कितनी है, 7.3 से 7.4 है, इसका मतलब हल्का क्षारीय हो गया। क्या कह सकते हो आप लोग, हल्का क्षारीय रक्त। रक्त कैसा है, एक हल्का क्षारीय होता है, रक्त होता है जो। रक्त के रंग पर यदि आप लोग बात करोगे तो जो रक्त का रंग है, यदि हम लोग रंग पर बात करें रक्त के पर, तो जो रंग है उसकी अलग अलग पोजीशनों में आंसर अलग अलग होंगे। यदि आपसे कहा जाए कि एक अनॉक्सीकृत रक्त, अनॉक्सीकृत रक्त, अनॉक्सीकृत रक्त का रंग कैसा होता है मित्रों, तो अनॉक्सीकृत रक्त का रंग कैसा होगा, तो कैसा होता है अनॉक्सीकृत रक्त का रंग आपके, बैगनी या ब्लू, नीला टाइप का, नीला या बैगनी टाइप का होता है आपके।
ब्लू, नीला या बैगनी टाइप का क्या होता है, रक्त का रंग होता है। मैन नीला ही है आपके, मैन यदि दोनों दे रखे हों तो नीले रंग का या ब्लू टाइप का रक्त का क्या होता है, अनऑक्सीकृत रक्त का रंग होता है। ऑक्सीकृत रक्त की आप लोग बात करोगे तो ऑक्सीकृत रक्त का रंग क्या होगा, ऑक्सीकृत रक्त का रंग, तो ऑक्सीकृत रक्त का रंग कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है चटकीला, कैसा होता है, चटकीला लाल होता है, लाल नहीं होता है, चटकीला लाल होता है। तो ऑक्सीकृत रक्त का रंग कैसा होगा, चटकीला लाल होगा, अनऑक्सीकृत का ब्लू होगा आपके रक्त का रंग। रक्त का रंग किस पर निर्भर करता है, हीमोग्लोबिन पर, और हीमोग्लोबिन में भी कौन सा आयन पाया जाता है, Fe+2 आयन पाया जाता है, उस पर डिपेंड करता है मेन रूप से। उसको भी आगे चलकर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या मैटर है इसका, उस पूरे चीज़ को पढ़ने वाले हैं हम लोग आरबीसी के अंदर। तो अनऑक्सीकृत रक्त ब्लू का होगा, ऑक्सीकृत रक्त चटकीला लाल होगा। रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है मित्रों, फेफड़ों में होता है, और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में। दोनों अलग अलग चीज़ें, कई जगह हम लोग क्या कह देते हैं, शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त एक चीज़ें नहीं, शुद्धिकरण किडनी में होगा और ऑक्सीकरण कहाँ होगा, फेफड़ों में होगा मित्रों। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा इस समय, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया आपके। जबकि किडनी में क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ हटाए जाते हैं रक्त से, किडनी में अवशिष्ट पदार्थ रक्त से क्या किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं मित्रों रक्त से, तो वो एक अलग चीज़ होती है आपकी। अब इस रक्त में आप लोग देखोगे तो रक्त के मेन दो घटक हैं, रक्त के मेन दो घटक हैं मित्रों। दो घटक कौन से हैं रक्त की, तो एक तो होती है आपके प्लाज्मा, रक्त में एक तो क्या होगी आपकी प्लाज्मा होगी, और एक होती हैं आपकी रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। तो इस तरह से दो घटक होते हैं मित्रों मेन रूप से, एक तो रुधिर कणिकाएं हो गई, और एक क्या हो गई आपकी प्लाज्मा। तो एक तो प्लाज्मा होती है और एक क्या होती है आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये जो प्लाज्मा है वो कुल रक्त का कितने प्रतिशत हिस्सा बना रही है, 55% हिस्सा बना रही है। रुधिर कणिकाएं कुल रक्त का कितने प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं, तो 45% हिस्सा बनाती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त का 55% हिस्सा बनाती है, रुधिर कणिका कुल रक्त का 45% हिस्सा बनाती है मित्रों। अब ये जो प्लाज्मा जो कितना बना रही हैं, 55% हिस्सा बना रही है प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा में जो जल है, एक तो जल पाया जाता है, जल लगभग कितना होगा आपके 90 से 92% जल पाया जाता है इसमें। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें एल्ब्यूमिन क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है, कड़े काम के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त में या प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एल्ब्यूमिन पाई जाती है मित्रों, ध्यान रखना है आपको। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रक्त में या प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन होगी मित्रों, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगी, जो लगभग 4 से 4.5% के करीब होती है एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है। इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या होगा आपके फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगी प्लाज्मा के अंदर। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है। जैसे ही आपको चोट लग गई तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी सहायक है, तो आंसर क्या होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है मित्रों। तो ये रक्त का थक्का बनाती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो एल्ब्यूमिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा ग्लोबिन प्रोटीन भी होती है आपकी। जैसे आप लोग कहते हो कि हीमोग्लोबिन 2 भागों में टूटता है, हिमवर्णक को ग्लोबिन प्रोटीन में टूटता है आपके। आयन पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आयन पाया जाता है, सोडियम आयन पाया जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आयन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, सोडियम आयन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपके। तो इस तरह की चीज़ें प्लाज्मा के अंदर होती हैं मित्रों।
लेकिन आप लोग देखोगे इसमें से कि जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है, यदि इस प्लाज्मा पे हम लोग देखें तो ये प्लाज्मा की कंडीशन क्या है, प्लाज्मा की कंडीशन क्या है। इस प्लाज्मा में से ये जो आप देख रहे हो प्लाज्मा, यदि इस प्लाज्मा में से क्या निकाल दी जाए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाए मित्रों, यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाए तो शेष बचे भाग को क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। देखो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि प्लाज्मा में से क्या निकाल दी जाए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को आप लोग निकाल देते हो प्लाज्मा में से, तो मित्रों शेष बचे भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। आपसे यहां कहा गया कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। क्या बना रही है, रक्त का थक्का बना रही है, कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब हम लोग कह रहे हैं कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया तो शेष बचे भाग को सीरम कह रहे हैं। इसका मतलब सीरम में रक्त का थक्का बनाने की क्षमता नहीं होती है, तो थक्का नहीं बनेगा और सीरम का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो सीरियोलॉजी कहलाता है मित्रों। सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, सीरियोलॉजी कहलाता है। सीरम में रक्त का थक्का बनाने की क्या नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें से क्या निकाल चुके होते हो आप लोग, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल चुके होते हो मित्रों। अब हम लोग अगली बात करते हैं रुधिर कणिकाओं पर, जो कुल रक्त का कितने प्रतिशत हिस्सा बना रही हैं, आपके 45% हिस्सा बना रही हैं मित्रों। और रुधिर कणिकाएं जो 45% हिस्सा बना रही हैं, रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या पोजीशन है, उन पर हम लोग बातें करेंगे मित्रों। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आगे बढ़ा जा सके। अब आगे देखिए आप लोग मित्रों, ये जो रुधिर कणिकाएं, जब आप लोग इन रुधिर कणिकाओं पर चर्चा करोगे कि रुधिर कणिकाएं क्या हैं, या इनको कोशिका बोलेंगे या कणिका बोलेंगे, क्या पोजीशन है, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो मित्रों क्या स्थिति है, तो देखें आप लोग, रुधिर कणिका, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स। रुधिर कणिकाएं कुल रक्त का कितने प्रतिशत हिस्सा बना रही हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था 45% हिस्सा बना रही हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपके लिए मालूम होना चाहिए 3 प्रकार की होती हैं रुधिर कणिकाएं। 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं रुधिर कणिकाएं, तो एक तो आप लोगों ने सुना होगा आरबीसी होती है, एक आप लोगों ने सुना होगा डब्ल्यूबीसी होती है, और एक आप लोगों ने सुना होगा प्लेटलेट्स होती है। कौन सी होती हैं मित्रों, प्लेटलेट्स, ये होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कौन सी होंगी आपके प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सी होंगी मित्रों, प्लेटलेट्स होंगी। ये रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब बात आती है कि इनको रुधिर कोशिका क्यों नहीं कहा गया, ये कणिका क्यों कहा गया है। ये जब आप लोग इसका पूरा नाम देखोगे तो रेड ब्लड सेल नहीं कहोगे इसको, जबकि ज़्यादातर जगह ऐसे ही बोला जाता है रेड ब्लड सेल, नहीं, रेड ब्लड सेल नहीं है, इसका नाम है रेड ब्लड कार्पल्स। मामला क्या है, कोशिकाओं कणिकाओं में अंतर क्या है मित्रों, मेन अंतर है आपकी विभाजन का। कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जबकि कणिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसलिए इनका आप निर्धारित जीवन काल पढ़ोगे मित्रों, इसका तीनों का ही जीवन काल पढ़ोगे निर्धारित, जबकि कोशिकाओं का जीवन काल नहीं पढ़ते हैं आप लोग। आप कोशिकाओं का जीवन काल नहीं पढ़ते हैं, जबकि इन तीनों का आप लोग क्या पढ़ोगे, एक निश्चित, एक निर्धारित जीवन काल पढ़ोगे आप लोग। जैसे आरबीसी का पूरा नाम क्या है आपके, रेड ब्लड कार्पल्स, या आप लोग क्या बोलते हो, रेड ब्लड कार्पल्स, या क्या बोलोगे आप लोग, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिकाएं बोलोगे आप लोग, या इन्हीं को क्या बोलोगे, रुधिराणु। ये लाल हैं तो रक्ताणु, रक्ताणु कह दिया आप लोगों ने। आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिका या रक्ताणु कह दिया, या इन्हीं को कहा जाता है,
इरीथ्रोसाइट। क्या बोलोगे आप? इरीथ्रोसाइट। आरबीसी या लाल रुधिर कणिका या रक्ताणु या इन्हीं को क्या कहते हैं आप लोग? इरीथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं आप लोग? वाइट ब्लड कार्पल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। या इन्हीं को कहा जाता है आपके ल्यूकोसाइट, या इनको कहते हैं श्वेताणु। श्वेताणु, वाइट ब्लड कार्पल्स या ल्यूकोसाइट या श्वेताणु बोलते हैं आप लोग। प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स को क्या बोलोगे आप? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं आप लोग? थ्रोम्बोसाइट, या इसी को बोला जाता है बिंबाणु। थ्रोम्बोसाइट या आप लोग क्या बोलते हो इसको? बिंबाणु बोलते हो। तो जो रुधिर कणिकाएं वो कुल रक्त का 45% हिस्सा बना रही हैं। कौन कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी को क्या कहोगे? लाल रुधिर कणिका या रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिका, ल्यूकोसाइट या श्वेताणु। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कहोगे या बिंबाणु कहते हो। तो ये मित्रों 3 प्रकार की क्या हैं आपके रुधिर कणिकाएं रक्त में पाई जाती हैं। अब हम लोग आरबीसी क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर चर्चा करेंगे। प्लेटलेट्स क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे कि हैं क्या, किस तरह के इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। मित्रों आरबीसी से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, जिसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। जब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। मित्रों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, तथा यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मालूम चल सके कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मित्रों। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जय हिंद, जय भारत।